Hello everyone, welcome back to the third lecture of electronics in which we will study the working of a transistor. If you haven't attended the last lectures, it is highly recommended to attend them so you can understand how a PN junction works. In this lecture, we will study the working of a transistor, also its application, in which amplification is our main focus. Further on, we will study its characteristics graphically. So transistor is the combination of two words, transfer and a resistor, which means that this device can transfer electrons as well as it can be used to vary the resistance of the device. लास्ट क्लास में आपने पी एन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा था जिसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को ज्वाइन करके एक सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाई जाती है। यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप के साथ एक और टाइप यानी तीन रीजन्स बनाए जाते हैं ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। तो ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं एंड इट इज मेड बाय सैंडविचिंग एन टाइप बिटवीन टू पी टाइप्स। एन टाइप के गिर्द दो पी टाइप लगा दिए जाते हैं या फिर पी टाइप के गिर्द दो एन टाइप लगा दिए जाते हैं और इस तरह से तीन टर्मिनल्स निकल जाते हैं इस सेमीकंडक्टर डिवाइस में। ट्रांजिस्टर की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं लेकिन ये मेनली एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है, मींस इनपुट सिग्नल बढ़ाने के लिए। इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट को अगर आप बढ़ाना चाहें तो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर स्विच के तौर पे भी काम करता है और इसमें हम समझेंगे कि इसके ऑपरेशंस क्या हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमें यहाँ समझना होगा कि ट्रांजिस्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इन तीन रीजन्स के नाम हैं। सो दो किस्म के ट्रांजिस्टर बनाए जा सकते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर, और तीन रीजन्स इसमें एमिटर, बेस और कलेक्टर के नाम से लिए जाते हैं। एमिटर में डोपिंग बहुत ज्यादा होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होते हैं और इसका काम है कि ये बेस को चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करे। बेस दरमियानी होती है और इसकी बहुत ही कम डोपिंग की जाती है और बहुत ही पतली होती है। इसका काम है कंट्रोल करना, जबकि कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है लेकिन इन सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बेस सबसे पतला होता है, कलेक्टर सबसे बड़ा होता है और एमिटर दोनों के दरमियानी होता है। लेकिन एमिटर में सबसे ज्यादा डोपिंग होती है, बेस में हल्की डोपिंग होती है और कलेक्टर में दरमियानी डोपिंग होती है। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो एमिटर में जो एन साइड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन कलेक्टर वाली साइड पर जो एन साइड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। और बेस जो कि पी साइड पर है वहां पर होल्स बहुत कम होंगे, तकरीबन 2 से 5% होते हैं। ट्रांजिस्टर को समझने के लिए बायसिंग को याद रखना होगा कि बायसिंग दो किस्म की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में आपने समझा था कि करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अगर आपके पास यहाँ पर एक रीजन है फॉरवर्ड बायसिंग का और दूसरा रीजन है रिवर्स बायसिंग का, तो करंट एक साइड से अगर फ्लो हो रहा है तो दूसरी साइड में भी फ्लो हो सकता है रिवर्स बायसिंग में। ऐसा नहीं है कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट आ रहा होता है, जैसे यहाँ पर प्लस दूसरी साइड में लगा हुआ है, तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसीलिए पीएन जंक्शन का काम एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना है। अगर गौर करें यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर तो ये दो रीजन्स रखता है, एक एनपी जंक्शन और दूसरा पीएन जंक्शन। इसमें दो जंक्शंस होते हैं। सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी दो जंक्शंस होते हैं, एक पीएन जंक्शन और एक एनपी जंक्शन। यहाँ पर आसानी के लिए हम नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, एक तो बेस एमिटर और बेस कलेक्टर, क्योंकि बेस तो दोनों के दरमियान में होता है। और यहाँ पर पहला वाला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस किया जाता है, दूसरा वाला जंक्शन रिवर्स बायस किया जाता है। जब पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट फ्लो हो सकता है उसमें से, लेकिन दूसरा जंक्शन जो रिवर्स बायस होता है उसमें से करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को फ्लो करवाती है और करंट को कंट्रोल करती है। एमीटर में ज्यादातर करंट बहाया जाता है कलेक्टर से, तो कलेक्टर में आप समझ सकते हैं कि ये एक वाटर टैंक है। बेस समझा जा सकता है कि ये एक नलका है। आप नलके को जितना खोलेंगे उतना ज्यादा पानी बहता जाएगा, तो जितना ज्यादा बेस में करंट बढ़ाया जाता है उतना ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है। ये बेस नलके के तौर पर काम करता है। जब नलका पूरा खोल दिया जाता है तो सारा का सारा पानी बह जाता है, लेकिन नलका बहुत ही आहिस्ता कर दें तो पानी बहुत हल्का हल्का गिरेगा। तो इसी तरह से हम बेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बेस से आप पूरे ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें से करंट कितना फ्लो करवाना है, ये सारा का सारा काम बेस पर होता है। तो चले एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझते हैं। सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर को इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स हैं और ये एक पी टाइप के गिर्द दो एन टाइप जोड़ने से आता है। इसमें दो डिप्लेशन लेयर बनती हैं, दो जंक्शंस बनते हैं और दोनों जंक्शन का कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं।
यहाँ पर पहली जो एन टाइप है इसको एमिटर का नाम दिया जाता है, बीच वाले को पी टाइप को बेस का नाम दिया जाता है और एन टाइप जो बाद वाली है उसको कलेक्टर का नाम दिया जाता है। हम यहाँ पर कहते हैं कि एन पी टाइप दोनों जंक्शन जो फॉर्म कर रहे हैं वो एनपी जंक्शन है, यानी एमिटर और बेस जंक्शंस ये फॉरवर्ड बायस कर दिए जाते हैं, और पीएन जंक्शन जो बाद वाले हैं बेस कलेक्टर वाले इनको रिवर्स बायस कर दिया जाता है। तो पहले वाले को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसका मतलब कि करंट फ्लो हो सकता है, अगर इसको पॉजिटिव को P से कनेक्ट कर दें, नेगेटिव को N से कनेक्ट कर दें तो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो रिवर्स बायसिंग हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस पर बहुत ही कम डोपिंग हुई है, इसीलिए यहाँ पर होल्स बहुत कम है। एमिटर रीजन में बहुत ज्यादा डोपिंग की है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, और कलेक्टर रीजन में दरमियानी डोपिंग है तो इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एज कम्पेयर टू द एमिटर। अब एमिटर को यहाँ पर नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है क्योंकि एन टाइप नेगेटिव से होगी और पी टाइप पॉजिटिव से होगी, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। जबकि दूसरे रीजन में जहां पर पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाती है इसमें। लेकिन ये रिवर्स बायसिंग हमेशा नहीं रहती, जब सर्किट में फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग वाली साइड में भी फ्लो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं। कि हम यहाँ पर कहें कि बैटरी से कोई फ्लो आ रहा है तो वो गलत होगा, वहां पॉजिटिव साइड से कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता कन्वेंशनली। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पहली लेयर को फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से कम करवाया जाता है 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज देने पर, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है एमीटर से बेस की तरफ, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स को फिल कर देते हैं। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं एज कम्पेयर टू द कलेक्टर रीजन, लेकिन यहाँ पर डिप्लेशन लेयर पाई जाती है तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्ट करते हैं और सिर्फ बेस पर रह जाते हैं। इट इज अराउंड 2 to 5% क्योंकि यहाँ पर बेस बहुत ज्यादा हल्की है, सो 5% इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बेस पर रह जाते हैं और 95% इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो कर जाते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब 0.7 वोल्ट या उससे ज्यादा वोल्टेज आप प्रोवाइड करें एमीटर बेस जंक्शन पर, और इससे सारे इलेक्ट्रॉन्स फिर आगे चले जाते हैं। तकरीबन 95% इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर रीजन की तरफ चले जाते हैं एमीटर से, और बेस में से तकरीबन 5% इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। इंटरनली अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आगे की तरफ है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो कलेक्टर से एमीटर की तरफ कन्वेंशनल फ्लो होता है विच इज द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है बेस पर अराउंड 0.7 वोल्ट्स या उससे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इंटरनली फ्लो होते हैं कलेक्टर्स की तरफ। हम यहाँ पर जब कनेक्शंस बनाते हैं तो बैटरी में कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट यहाँ पर नोट की जाती है, यानी मतलब कलेक्टर से एमीटर की तरफ जो सर्किट में है। तो याद रहे एनपीएन ट्रांजिस्टर में जब सर्किट बनाया जाता है तो सर्किट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये राउंड होता है, और इसमें एक बेस का निशान है, एक कलेक्टर का निशान है और एक एमीटर का निशान है जैसे स्क्रीन में बनाया हुआ है। और कलेक्टर से करंट आता है कन्वेंशनली, एमीटर से निकलता है और बेस से अंदर की तरफ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डिफरेंट होता है विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन। सो समराइज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जब इंजेक्ट किए जाते हैं बाय यूज ऑफ द बैटरी 0.7 वोल्ट्स या उससे ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करने पर ये होल्स को जाके फिल कर देते हैं बिकॉज डिप्लेशन लेयर यहाँ पर खत्म हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर रिवर्स बायसिंग रीजन पे जाते हैं तो 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेड एट द बेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत लाइट डोपिंग की गई है और डिप्लेशन लेयर सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करवाती है, जबकि 95% इलेक्ट्रॉन्स आगे निकल जाते हैं कलेक्टर की तरफ, और इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी बनाई हुई है, वरना डायरेक्शन जो नेचुरल होती हैं वो अपोजिट होती हैं, यानी एमीटर से कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, लेकिन जब बैटरी की डायरेक्शन देखी जाती है तो वो कन्वेंशनल देखी जाती है, इट इज फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर। सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग है, बस यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम कलेक्टर से एमीटर की तरफ डायरेक्शन रखते हैं, यहाँ पर एमीटर से कलेक्टर की तरफ डायरेक्शन रखते हैं, सिर्फ ये फर्क है। और यहाँ पर बेस करंट कंट्रोल करवाया जाता है इनटू द सर्किट, यहाँ पर आउट फ्रॉम द सर्किट है। दोनों का काम बराबर है, दोनों की वर्किंग भी एक तरह की है, दोनों में एम्पलीफिकेशन भी एक तरह से सेम होती है, लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर को बनाना बहुत आसान है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ती होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पी टाइप है वो ज्यादा इस्तेमाल की गई है, एन टाइप बीच में होती है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो पी टाइप में वो होल्स हैं और होल्स का फ्लो होता है।
यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अब नहीं देखेंगे, यहाँ होल्स के फ्लो को देखेंगे और बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखा था, पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी देखेंगे। तो यहाँ पर भी बेस एमिटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन मौजूद हैं, जिनके अंदर डिप्लेशन लेयर है और जिनको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करवाया जाता है। पहले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, दूसरे जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं। लेकिन जब फॉरवर्ड बायस करते हैं पीएन जंक्शन को, तो यहाँ पर हम इस तरह से नहीं देखते कि इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, हम कहते हैं कि होल्स फ्लो कर रहे हैं, जो कि बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन्स जब फिल होते हैं तो दूसरी साइड में होल्स जनरेट हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, हम होल्स की बात करेंगे, क्योंकि होल्स ज्यादा तादाद में हैं। तो जब पहले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करवाया जाता है, यानी पॉजिटिव को P से कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव को N से कनेक्ट कर देते हैं और 0.7 वोल्ट्स या उससे ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने की सूरत में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फिल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होल्स ज्यादा है तो होल्स ट्रांसफर होते हैं N रीजन में। अब दूसरा रीजन जो कि रिवर्स बायस है, वो थोड़े से होल्स को बेस की तरफ रखता है, तकरीबन 5% होल्स बेस में रह जाते हैं और 95% होल्स कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं, सिमिलर टू द एनपीएन ट्रांजिस्टर। लेकिन वहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, यहाँ पर होल्स की बात कर रहे हैं। तो 95% जब होल्स आगे चले जाते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस आगे जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी सर्किट हो गया और सर्किट ऑन होने पर इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कन्वेंशनल फ्लो की डायरेक्शन एमीटर से कलेक्टर की तरफ है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास वीक सिग्नल है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उस वीक सिग्नल की एम्पलीट्यूड अगर कम है तो उसकी वीक सिग्नल की एम्पलीट्यूड ज्यादा की जा सकती है। करंट कम है तो उसको ज्यादा किया जा सकता है। वोल्टेज कम है तो उसको ज्यादा किया जा सकता है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर 3 किस्म के होते हैं। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर जो हम इस्तेमाल करें, जिसमें बेस कॉमन रखी जाती है और बेस से ही इनपुट और आउटपुट दिया जाता है। ये बेस एक तरह से ग्राउंड के तौर पर काम करता है, जबकि एमीटर से जो करंट आता है उसको इनपुट करंट लेते हैं और कलेक्टर से जो करंट आता है उसको आउटपुट करंट ले लेते हैं। तो शुरू के जो दो टर्मिनल्स हैं, एमीटर और बेस, वो इनपुट के तौर पे काम करता है और कलेक्टर और बेस बाद के जो टर्मिनल्स हैं वो आउटपुट के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन दोनों का बेस है। इसी तरह से कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एमीटर ट्रांजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ते हैं, जबकि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में वोल्टेज गेन ज्यादा होता है, करंट गेन इतना ज्यादा नहीं होता। और तीसरी टाइप है कॉमन कलेक्टर, जिसमें कलेक्टर कॉमन लिया जाता है। तो एम्पलीफिकेशन क्या है? एम्पलीफिकेशन में वीक सिग्नल स्ट्रॉन्ग कर दिए जाते हैं, इनपुट में वीक सिग्नल होते हैं और इनपुट यहाँ पर बेस एमीटर है, ये वीक सिग्नल रखता है, तो आउटपुट जो बेस कलेक्टर है उसमें सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बेस से कंट्रोल कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को और बेस से एक तरह से करंट को बहाया जा रहा है बाय कंट्रोलिंग द डिप्लेशन लेयर। जब इसको कंट्रोल किया जाता है तो इनपुट पर बहुत कम रेजिस्टेंस होती है, आउटपुट में ज्यादा रेजिस्टेंस होने पर सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वोल्टेज हाई हो जाती है और इस तरह से एम्पलीफिकेशन की जा सकती है। यहाँ पर हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर इस्तेमाल करते हैं जिसको गेन कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, जिसको हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में समझेंगे। हम यहाँ पर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ कॉमन बेस है, इनपुट और आउटपुट कलेक्टर से है, तो इसीलिए यहाँ पर जो कलेक्टर रीजन है आउटपुट, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कलेक्टर रीजन को कांस्टेंट जरूर रखेंगे ताकि ग्राफ को समझा जा सके। यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट है वो बेस एमीटर है और वोल्टेज बेस और एमीटर के दरमियान है, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर। और करंट यहाँ पर एमीटर से दिया जाता है, एमीटर करंट कहते हैं इसको। तो ग्राफ देखा जाए तो जैसे ही VBE को इंक्रीज किया जा रहा है, एमीटर करंट बहुत ही ज्यादा शूट करता है। तो बहुत ही थोड़ी वोल्टेज देने पर एमीटर करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जिसको ओम्स लॉ से निकाला था, V इज इक्वल टू IR। आउटपुट में हमारे पास कलेक्टर करंट आता है, बेस यहाँ पर कॉमन है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेस और कलेक्टर के दरमियान होगा, इसीलिए यहाँ पर VCB लिखा है, जिसका मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो आउटपुट यहाँ पर बेस कलेक्टर है, वोल्टेज VCB है और करंट यहाँ पर IC है। अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इस ग्राफ को इनपुट को कांस्टेंट रखते हुए, और इनपुट यहाँ पर एमीटर करंट था। यहाँ पर नोटिस किया जा सकता है कि जितना एमीटर करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कलेक्टर करंट बढ़ता जाएगा। एक और बात यहाँ पर देखी जा सकती है कि 1 मिली एम्पियर जब एमीटर करंट है तो 1 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट मिल रहा है, जिसका मतलब ये कि करंट बिल्कुल भी एम्पलीफाई नहीं हुआ। तो ये कॉमन बेस ट्रांजिस्टर ज्यादा अच्छे एम्पलीफायर नहीं होते। यहाँ एक और बात देखी जा सकती है
कि जब बहुत ही कम वोल्टेज होगी और एमिटर करंट 0 होगा तो ट्रांजिस्टर स्टार्ट ही नहीं होता। इस रीजन को कट ऑफ रीजन कहते हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि जब ट्रांजिस्टर की बात की थी शुरू में, ट्रांजिस्टर नलके की तरह काम करता है। जब नलके को ज्यादा घुमाया जाता है तो फ्लो भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही इनपुट को बढ़ाया जा रहा है फ्लो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एक्टिव रीजन है ये दरअसल करंट और वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये एक्टिव रीजन इज द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। सैचुरेशन रीजन को हम कहते हैं जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, और कट ऑफ रीजन हम कहते हैं जब नलका बंद कर दिया तो ट्रांजिस्टर में कोई इनपुट करंट ही नहीं आ रहा तो ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, इसीलिए हम इसको ऑन ऑफ डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर ऑल्सो वर्क्स लाइक अ स्विच। एम्पलीफिकेशन इस एक्टिव रीजन में होती है, और अगर आप एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना चाहें जिसको अल्फा कहा जाता है और इसका दूसरा नाम गेन है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। आउटपुट करंट यहाँ पर IC है, इनपुट करंट यहाँ पर IE है। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें करंट गेन भी ज्यादा होता है और वोल्टेज गेन भी होती है ज्यादा। ये एक अच्छा एम्पलीफायर है। यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं कि एमिटर दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कहा जाता है। जबकि इनपुट बेस की तरफ से आ रहा है और आउटपुट कलेक्टर से लिया जा रहा है। तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में था, यानी इसमें हल्की हल्की वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। लेकिन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो इनपुट करंट है इट इज इन माइक्रो एम्पियर, यानी 10⁻⁻⁶ में। जबकि यहाँ पर आउटपुट करंट देखें तो IC लिखा होगा, ये मिली एम्पियर्स में है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो बेस करंट है वो भले आप बहुत थोड़ा थोड़ा दें, लेकिन जो आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन 1000 टाइम्स। और इस ग्राफ में ये तकरीबन 100 टाइम्स है। 20 माइक्रो एम्पियर बेस करंट दे रहे हैं तो 2 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है गेन का, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेशो है आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पर IC है आउटपुट और इनपुट यहाँ पर बेस करंट है, तो इसलिए यहाँ पर जो गेन है वो बीटा है एंड इट इज इक्वल टू IC अपॉन IB। यहाँ पर ये याद रहे जो कट ऑफ रीजन है इससे नीचे कोई भी ट्रांजिस्टर काम नहीं करता, लेकिन कट ऑफ रीजन से ऊपर जितना भी है वो एक्टिव रीजन है। इसमें ट्रांजिस्टर रेगुलेट करता है, वोल्टेज को मैक्सिमाइज कर सकता है, करंट को एम्पलीफाई कर सकता है। लेकिन एक और यहाँ पर रीजन है सैचुरेशन रीजन। यहाँ पर सिर्फ ट्रांजिस्टर ऑन होता है। यहाँ पर हमारे पास जो भी करंट है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको एम्पलीफाई नहीं किया जा सकता। और ये सैचुरेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। तो ये जो सैचुरेशन रीजन है ये तकरीबन 5000 मिली एम्पियर्स तक होता है। तो चलें आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।